नमस्कार, खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर हनवंत सिंह राठौड़। डॉक्टर हनवंत सिंह राठौड़ से आज हम यूरोलॉजी के विविध सेक्टरों के बारे में जानेंगे और साथ ही आम इंसान किस तरह से यूरोलॉजी के क्षेत्र में जो प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी होती है उनसे दो चार हो रहा है, कैसे उनसे पार पा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका खास मुलाकात कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि यूरोलॉजी जो है वो आम इंसान कैसे समझे, क्या यूरोलॉजी है और कैसे उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो पता करेगी वो यूरोलॉजी से रिलेटेड है। यूरोलॉजी में बेसिकली ये एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है, बट इसके अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स देखे जाएं तो बहुत ज़्यादा हैं। एक बहुत ही वास्ट ये एक सब्जेक्ट है। इसमें मेनली दो किडनी से नीचे आने वाली दो नलियां जिनको कि यूरेटर कहते हैं, जो कि ब्लैडर पेशाब की थैली में खुलती है, उसके बाद में पेशाब को बाहर निकालने का रास्ता जिसको यूरिथ्रा कहते हैं, ये एक पूरा सिस्टम आता है। यूरिथ्रा के इनिशियल पार्ट में दो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और उसके अलावा मेल जेनाइटल सिस्टम जिसमें कि पेनिस और अंडकोश होते हैं। इनसे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो सब यूरोलॉजी में आती है। हम यूरोलॉजी में इससे अगर सिम्टम्स वाइज देखा जाए, प्रॉब्लम्स वाइज देखा जाए तो इनको मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स एंड नंबर 2 अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स का अगर बात की जाए तो उसमें मुख्य सिम्टम्स जो है, जैसे पेशाब का बार बार लगना, एक बार पेशाब लगने के बाद में उसको कंट्रोल नहीं कर पाना, पेशाब कपड़ों में हो जाना, पेशाब का जो स्पीड है, फ्लो है, उसका कमज़ोर हो जाना, अटक अटक के पेशाब होना, पेशाब करने के बावजूद भी सेटिस्फेक्शन नहीं होना, कंटिन्यूस पेशाब होते रहना, या फिर पेशाब में खून आना, ये सब सिम्टम्स लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स पार्ट में आते हैं। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें मेनली पेट का दर्द होता है। पेट में स्पेशल पोजीशन पे किडनी या यूरिनरी सिस्टम की वजह से दर्द होता है। इसको अगर माना जाए तो इनको फ्लैंक पेन कहते हैं, जैसे कि इस साइड में दर्द होता है जो कि नीचे की तरफ या पीछे की तरफ, पीठ की तरफ जा सकता है। इसके अलावा इसके साथ बुखार का आना, सर्दी लग के बुखार आना, या फिर पेशाब के कुछ सिम्टम्स पेन के साथ एसोसिएट होना, ये सारे समस्याएं अगर हैं तो ये यूरोलॉजी से रिलेटेड समस्याएं हैं और इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इनमें मुख्य कारण का अगर अपन जिक्र करें लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स का, तो मेल में अगर मुख्य कारण है तो मोर देन 80% इसका कारण होता है प्रोस्टेट ग्रंथि का उम्र के साथ बढ़ जाना। उम्र के साथ प्रोस्टेट ग्रंथि जब बढ़ती है तो ये पेशाब के रास्ते में रुकावट पैदा करती है, उसके कारण ये सारे सिम्टम्स पैदा होते हैं। और अगर फीमेल्स में डिस्कस किया जाए, फीमेल्स में प्रोस्टेट ग्रंथि नहीं होती है। फीमेल में मुख्य कारण जो होता है वो पेशाब का इन्फेक्शन होता है, क्योंकि फीमेल्स में जो यूरिथ्रा होता है उसकी लेंथ बहुत कम होती है, एज वेल एज ये मल द्वार के बहुत पास होता है। इस कारण फीमेल्स में बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो ये मुख्य कारण है। उनके अलावा लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के कारण को डिस्कस किया जाए तो कुछ कारण जैसे पेशाब की थैली में पथरी का होना, या पेशाब के रास्ते में पथरी का जमा हो जाना, या फिर पेशाब की नली का सिकुड़ जाना, या महिलाओं में छींकने या खांसने के साथ पेशाब का लीक हो जाना, क्योंकि उनमें पेशाब को कंट्रोल करने वाली जो मसल्स होती है, पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है, उनका वीक हो जाना, ये मुख्य कारण होते हैं लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के। अपर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स जो मैंने बताया, पेट दर्द, पेट में दर्द और उसके साथ जो सिम्टम्स है, उसका भी अगर मुख्य कारण सोचा जाए अगर अपने इस लोकेलिटी में, तो मोर देन 90% उसका कारण होता है पथरी। वो पथरी हो सकता है कि गुर्दे में हो या फिर पथरी नीचे पेशाब की नली में फंस गई हो, जिसके कारण बैक प्रेशर जनरेट होता है और वो दर्द होता है। उसके अन्य कारण हो सकते हैं पेशाब के रास्ते में कहीं भी रुकावट हो, उसकी वजह से भी बैक प्रेशर जनरेट होता है और उसकी वजह से भी दर्द होता है, या फिर मुख्य दूसरा रेयर कारण है वो हो सकता है कि किडनी का या पेशाब की नली का कैंसर। डॉक्टर राठौड़, पथरी और प्रोस्टेट दो ऐसी मोस्ट ऑफन जो बीमारियां हैं जो आम आदमी में देखने को मिलती है, क्या कारण होता है इन दोनों बीमारियों का? कैसे उसे पता चले कि पथरी और प्रोस्टेट की जो प्रॉब्लम्स है उससे वो परेशान हो रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रोस्टेट लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। इसमें दो तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं। नंबर 1 वीकनिंग ऑफ द फ्लो, स्पीड का कम हो जाना, बार बार पेशाब का रुकना, या फिर कंप्लीट पेशाब इवैक्यूएट नहीं हो पाना, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि पेशाब में जलन, बार बार पेशाब का इन्फेक्शन होना, पेशाब को बार बार रोक नहीं पाना, या बार बार पेशाब का लीक हो जाना। ये सब मेनली मेल पेशेंट है एज वेल एज मोर देन 50 ईयर एज हैं तो उनमें इस तरह के सिम्टम्स अगर हैं तो उसका मुख्य कारण 90% प्रोस्टेट ही होता है। पथरी की अगर बात की जाए तो पथरी कहीं भी हो सकती है। पथरी गुर्दे में हो सकती है, पेशाब की नली में हो सकती है, या फिर पेशाब की थैली में हो सकती है। गुर्दे की पथरी का अगर बात की जाए तो गुर्दे की पथरी जब पेशाब के रास्ते में कहीं भी ब्लॉक करती है तो दर्द करके मेनली पेशेंट्स आते हैं और बहुत ही सीवियर पेन होता है। पेशेंट्स
कराते हुए पेशेंट आते हैं तो उनको उसी हिसाब से हम ट्रीटमेंट स्टार्ट। क्या बड़ा कारण आप मानते हैं पथरी जो है वो किस कारण से होती है और क्या बड़ा कारण है उसका? अब अगर इस लोकेलिटी की बात करी जाए, हमारी लोकेलिटी की बात करी जाए, मुख्य इसका कारण है ड्राई वेदर। हमारा जो वेदर है, मौसम है, वो बहुत ड्राई होता है। इसकी वजह से बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीने के फॉर्म में वाटर लॉस होता है। तो अगर हम उसी क्वांटिटी में अपना वाटर इनटेक रहे तो पथरी बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जैसे कि वाटर इनटेक, जो पानी का इनटेक होता है वो हमारा बहुत कम होता है और वाटर जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है, पेशाब में इन्फेक्शन होने के कारण भी पथरी बनती है, या फिर कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट, जन्मजात कुछ इस तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, उनमें भी पथरियाँ बनती है। बट मुख्य कारण अगर जैसा माना जाए, जैसे कि हमारी लोकेलिटी में स्पेशली राजस्थान में सबसे ज़्यादा पथरी पाई जाती है, उसका यही कारण है कि ये ड्राई वेदर है और हमें लिक्विड्स ज़्यादा लेने चाहिए। प्रोस्टेट की जहाँ तक बात की जाए, प्रोस्टेट की बीमारी भी बहुत कॉमन हो चुकी है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति जो है वो प्रोस्टेट की बीमारी से, और खासकर जब लॉन्ग रन में जाकर, लंबी उम्र में जाके जो बुजुर्ग हैं उनको प्रोस्टेट की बीमारी हो जाती है, तो उसका बड़ा रीज़न क्या? नहीं, वो एक एज रिलेटेड फैक्टर है। उसके कारण हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं, वो हार्मोनल चेंजेस उसके मुख्य कारण होते हैं। तो जब एज 50 से ज़्यादा हो जाती है और कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी इसमें होते हैं, तो प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज बढ़ता है। प्रोस्टेट ग्रंथि का साइज थ्रू आउट द लाइफ भी बढ़ता है, बट 50 के बाद में वो एक सिग्निफिकेंट साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने की वजह से प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो पेशाब के रास्ते में सिकुड़न पैदा करती है, रुकावट आती है पेशाब के फ्लो में। और पेशाब के फ्लो में जैसे ही रुकावट आती है, उनका स्पीड कम हो जाता है, पेशाब की थैली में रुकने लग जाता है। उसकी वजह से बैक प्रेशर जनरेट होते हैं, उससे पेशाब की थैली में भी डिफेक्ट आता है। एज वेल एज कई बार पूरी तरह से पेशाब बंद हो जाने से दोनों तरह की किडनी में भी अफेक्ट आता है, उनमें भी बैक प्रेशर जनरेट आता है और दोनों तरफ की किडनी फूल जाती है, उनका जो फंक्शन होता है किडनी का वो भी अफेक्ट होता है। खास मुलाकात के इस दौर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर हनवंत सिंह राठौड़ से चर्चाओं का दौर जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर हनवंत सिंह राठौड़ से चर्चाओं का दौर आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, पथरी की जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर लोगों में देखी जाती है, पथरी की प्रॉब्लम कैसे ना हो, पथरी की प्रॉब्लम, उसके लिए किस तरह का आप एक जागरूकता का मैसेज देना चाहेंगे? हमें प्रॉपर एडिक्वेट अमाउंट में हम लोगों को फ्लूइड लेना चाहिए, ताकि एटलीस्ट 2 लीटर यूरिन पर डे हम कर सकें। इसको मेजर करने का दूसरा तरीका भी है कि हमारा यूरिन का जो कलर है वो एकदम पानी जैसा होना चाहिए। अगर आप येलो कलर का यूरिन कर रहे हैं, दैट मीन्स आप बहुत कम पानी पी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि 2 लीटर यूरिन करने के लिए एक आदमी जो कि एसी में बैठा हुआ है, उसको हो सकता है 3 लीटर पानी काफ़ी होता है, लेकिन एक जो किसान है, फील्ड में काम कर रहा है, खेत में काम कर रहा है, हो सकता है उसको 6 से 7 लीटर पानी पीना पड़े। तो प्रॉपर अमाउंट में वाटर इनटेक होना ज़रूरी है। दूसरी बार, अगर किसी आदमी को एक बार पथरी हो गई है तो उसको फिर से पथरी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, और 50% चांसेस है कि उसको नेक्स्ट 10 साल में फिर से पथरी होगी। उसको प्रिवेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो प्रॉपर फ्लूइड इनटेक लें। दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो सॉल्ट को रेस्ट्रिक्ट कर दें। जो खाने में बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, जैसे कि राजस्थान के लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं खाने में, वो कम कर दें। और अगर नॉन वेज में खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन है, तो मटन का अमाउंट थोड़ा कम कर दें। सिर्फ ये 3 मेजर से ही उसको 70 to 80% चांसेस है कि फिर से पथरी उसको नहीं बनेगी। यूरोलॉजी के सेक्टर में पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह की सुविधाएं जो हैं वो यहाँ पर आम आदमी के लिए, आम जो रोगी है उसके लिए मुहैया कराई गई हैं यूरोलॉजी के लिए? यूरोलॉजी के लिए पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का एक बहुत ही एडवांस सेंटर डेवलप हुआ है, जिसका नाम हमने दिया है पैसिफिक किडनी केयर सेंटर। इसमें यूरोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी जॉइंट अकोमोडेशन है। इसमें हमारा डेडिकेटेड स्टाफ है जो यूरोलॉजी के लिए ही काम करता है, डेडिकेटेड स्पेस ओपीडी हैं, डेडिकेटेड ओटी हैं, फुली ट्रेंड ओटी असिस्टेंट्स हैं, एंड ऑल जितने भी रिसेंट एडवांसेज जो भी टेक्निक्स आई हैं वो सारी हैं। उसमें मिनिमल इन्वेजिव सर्जरीज के सारे जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं वो सब हमारे पास हैं। पेशेंट्स को बहुत ही कम समय में एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट यहाँ पे किया जाता है। जी। पैसिफिक किडनी केयर सेंटर जो है वहाँ क्यों एक आम आदमी आए? क्या इतना सस्ता है? चूँकि सुपर स्पेशलिटी विंग में ये यूरोलॉजी का सेक्टर आता है, क्यों वहाँ पर आए और किस तरह से सस्ता इलाज जो है वो आप मुहैया करा रहे हैं? देखिए, पैसिफिक किडनी केयर सेंटर जो है वो एक एडवांस सेटअप है।
वहाँ पे हर तरह के एनर्जी सोर्सेज हैं। उसमें आप चाहें तो बाईपोलर, मोनोपोलर TRP की बात कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल स्कोप जिसको RIRS कहते हैं उसकी बात कर सकते हैं, लेज़र से हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करते हैं, लेज़र से हम स्टोन का ऑपरेशन करते हैं। ये सही बात है कि ये बहुत ही कॉस्टली एनर्जी सोर्सेज है, लेकिन मैं थैंक्स देना चाहूँगा स्पेशली मिस्टर राहुल अग्रवाल को, जिन्होंने इस एडवांस सेटअप को डेवलप करने के लिए अपना पूरी तरह से अपना डेडिकेशन शो किया, एज वेल एज हिज गिविंग हिज बेस्ट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। उन सब एनर्जी सोर्सेज, एडवांस एनर्जी सोर्सेज, कॉस्टली जो मशीन्स हैं, उसके बावजूद भी यहाँ एक आम आदमी जो एक गरीब पेशेंट है उसका मिनिमली इन्वेजिव एडवांस सर्जरी की जाती है, और वो भी बहुत कम रेट में, या फिर जिन पेशेंट्स के पास भामाशाह कार्ड है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इलाज होता है। डॉक्टर साहब, साउथर्न पार्ट जो है आदिवासी इलाका है, अमूमन गुजरात, चूँकि गुजरात प्रदेश जो है वो यहाँ से काफ़ी पास है, सीमावर्ती प्रदेश है, यहाँ का जो पेशेंट है वो अमूमन गुजरात के लिए जाता है इस तरह की यूरोलॉजी से रिलेटेड बीमारियों के लिए। आपने किस तरह से कोशिश करी है कि जो आपका पैसिफिक किडनी केयर सेंटर जो है उसके बारे में आम आदमी को पता चले कि यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं? आप किस तरह से काम कर रहे हैं? कुछ कैंप्स का आयोजन आप लोग करते हैं? जी, हम कैंप का आयोजन कर रहे हैं, और हर लेवल पे हमने कैंप ऑर्गेनाइज करने का प्लान किया है। कुछ लेवल पे कैंप ऑलरेडी चल रहे हैं, और सभी लेवल्स पे, इंटीरियर हैं चाहे वो बड़ी जगह हैं, हर जगह पे हम कैंप करते हैं। एज वेल एज जो यूरोलॉजी एज वेल एज नेफ्रोलॉजी का जागरूकता प्रोग्राम है वो भी हम करते हैं। वहाँ पे हम स्पेशली टॉक्स रखते हैं, स्पेशल मैटर उनको प्रोवाइड करते हैं कि इस तरह की समस्या हैं तो तुरंत वो यूरोलॉजी में पहुँचें, और उसका कोई खर्चा कुछ भी नहीं है। उसके जो इन्वेस्टिगेशन एज वेल एडवांस इन्वेस्टिगेशन एज वेल एज जो ट्रीटमेंट का जो खर्चा है वो बाकी जगह से न के बराबर है। या तो उनके पास भामाशाह कार्ड होता है, जैसे कि आदिवासी लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास भामाशाह कार्ड है, उनका फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया जाता है, और जिनके पास नहीं भी है तो उनके ट्रीटमेंट की कॉस्ट बाकी किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि अहमदाबाद जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो उसका ऑलमोस्ट 1/4 है। इतने कम एक्सपेंशन में यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है जो कि कहीं भी पॉसिबल नहीं है। सरकार की कई सारी योजनाएं जो हैं वो आम BPL के लिए होती हैं, उनको किस तरह से कवर करता है आपका हॉस्पिटल? और खासकर यूरोलॉजी, चूँकि आप बता रहे हैं बिना चीर फाड़ के ऑपरेशंस भी आप इसमें अंजाम देते हैं, तो वो तो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। तो एक BPL परिवार के लिए सरकार की कितनी योजनाओं को आप उनमें कोलैबोरेट कर पाते हैं? BPL एज वेल एज भामाशाह सभी उसमें इंक्लूडेड है, और उन सबको भी हम एडवांस ट्रीटमेंट ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर BPL या भामाशाह है तो उसको एडवांस सर्जरीज नहीं होगी, उन सबको भी हम एडवांस सर्जरी में ही इंक्लूड करते हैं। सारे उनके भी जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं वो सब एडवांस टेक्निक्स के साथ होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ होते हैं। यूरोलॉजी के सेक्टर में अगर प्रोस्टेट, पथरी और इन सब को छोड़ दिया जाए तो इनके अलावा भी कुछ और ऐसी गंभीरतम बीमारियां हैं जो कि इसमें आती होंगी, वो किस तरह की बीमारियां हैं? उनसे कैसे आम आदमी को पता चले, कैसे वो जागरूक हो इन सब के बारे में? उसके अलावा जो बीमारियां हैं उसमें एक मुख्य कारण है पेशाब की नली का सिकुड़ जाना, जिसको यूरेथ्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसके कारण इन्फेक्शन, पेशाब में बार कंटिन्यू इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, या फिर कोई ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। तो पेशाब की नली पूरी तरह से सिकुड़ जाती है, उसका भी मिनिमली इन्वेजिव एज वेल एज रिकंस्ट्रक्टिव वर्क होता है, तो वो भी हम ऑपरेशन करते हैं। उसके अलावा कुछ सब स्पेशलिटीज़ है यूरोलॉजी की, उनका मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूरो ऑन्कोलॉजी, यूरोलॉजिकल कैंसर। उसमें हो सकता है वो किडनी का कैंसर हो सकता हो पेशाब की नली का कैंसर हो, पेशाब की थैली का कैंसर हो सकता है, या फिर प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, अंडकोर का कैंसर हो सकता है, या सीसन का कैंसर। ये सभी कैंसर जो हैं वो यूरोलॉजिकल कैंसर्स में आते हैं। तो इनका ट्रीटमेंट अगर देखा जाए तो यूरोलॉजिकल कैंसर्स का मुख्य जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी है। इनमें प्रोस्टेट कैंसर जिसमें कि हार्मोनल थेरेपी काम करती है, बाकी ज़्यादातर जो यूरोलॉजिकल कैंसर्स हैं उनमें कोई भी बाकी ट्रीटमेंट ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, इसलिए ऑपरेशन ही एक माध्यम है ट्रीटमेंट का। उसके अलावा दूसरी सब स्पेशलिटी, मेन सब स्पेशलिटी है वो है यूरोगाइनेकोलॉजी। उसमें जो मुख्य समस्याएं होती है वो होती है एज के साथ पेशाब की नली का सिकुड़ जाना, जिसकी वजह से पेशाब में रुकावट आना। दूसरा, एज के साथ या चाइल्ड बर्थ के बाद जो फीमेल्स में पेल्विक फ्लोर मसल्स होती है, पेशाब को रोकने की जो क्षमता वाली मसल्स होती है उनमें वीकनिंग हो जाती है, तो खांसने से या हंसने से या कोई भी फिजिकल स्ट्रेन की वजह से उनका पेशाब लीक हो जाता है, उसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, वो पार्ट आता है। और थर्ड यूरोगाइनेकोलॉजी में जो पार्ट आता है जो है कि बच्चे के बाद या फिर किसी सर्जरी के बाद या किसी ट्रॉमा के बाद पेशाब की थैली और बच्चे के रास्ते का कनेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस यूरिन फ्लो होता है। खास मुलाकात कार्यक्रम में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी डॉक्टर राठौर से चर्चाओं का दौर जारी रहेगा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर हनवंत सिंह राठौड़ से। हनवंत सिंह जी, जानना चाहेंगे आपसे कि जो स्टोन की जो प्रॉब्लम है, अमूमन एक इंसान के पेट में दर्द होता है और वो जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर पेन किलर दे देते हैं। पेन किलर से लगातार साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और जो उनकी बेसिक प्रॉब्लम है वो रेक्टिफाइड नहीं हो पाती है। कितनी और गंभीर हो जाती है और कैसे एक डॉक्टर की भूमिका बड़ी हो जाती है इसमें? हाँ, देखिए, आपका बिल्कुल ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसकी जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। जब भी पेशेंट को पेट दर्द होता है तो लोकल फिजिशियन तक तो नहीं पहुंच पाता, वो मोस्टली मेडिकल शॉप से या लोकल जो क्वैक्स होते हैं उनसे कंटिन्यू मेडिसिन खाते रहते हैं। स्पेशली जहाँ पे जागरूकता नहीं है वो कंटिन्यू मेडिसिन, जब तक उनको दर्द होता है तो मेडिसिन ले लेते हैं, फिर दर्द ठीक हुआ, फिर से कुछ दिन चला, फिर से मेडिसिन ले ली। ऐसे करके बहुत सारे पेशेंट हमारे तक जब पहुँचते हैं तब वो बहुत ही एडवांस स्टेज में हो जाता होता है। स्टोन जब भी यूरिन के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, यूरिन के फ्लो को बंद करता है, चाहे वो किडनी के लेवल पे हो या यूरेटर के लेवल पे हो, तब पेन शुरू होता है। मेनली दर्द उसी टाइम शुरू होता है। तो अगर वो कंटिन्यूअसली ब्लॉक करके रखेगा तो किडनी में प्रेशर जनरेट होता है यूरिन की वजह से, और उस प्रेशर की वजह से किडनी डैमेज होना शुरू होता है। अगर वो कंटिन्यूअसली 1 साल 2 साल तक अगर इस तरह से निकाल देता है तो किडनी पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। उसके बहुत ही खतरनाक इफेक्ट होते हैं। या फिर स्टोन का साइज इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उसको बहुत बार लंबी सर्जरीज करवानी पड़ती है, मल्टीपल सेशन में उनको सर्जरी करनी होती है, और उसके भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। और एक किडनी का फंक्शन जो एक बार चला जाता है उसको रिकवर करना पॉसिबल नहीं हो पाता। ये बहुत ही खतरनाक इसके इम्पैक्ट है। तो ये है कि जब भी इस तरह का दर्द हो, जैसे कि साइड से दर्द स्टार्ट हुआ, नीचे की तरफ गया या बैक की तरफ गया, या फिर कंटिन्यूअस अगर दर्द हो रहा है, रिकरेंट दर्द हो रहा है, बार बार दर्द हो रहा है, तो उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड एंड एक्सरे के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन, बहुत बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिनसे हो जाता है, एंड यूरिन टेस्ट लगता है। तो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, और उसके बाद में उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है, वो मेडिकल हो या सर्जिकल हो। डॉक्टर साहब, आप तो बात कर रहे हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट की, प्रॉपर डायग्नोस की, लेकिन ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया हुआ है और वो हाथ से पथरी निकाल देने की बात करते हैं और दूसरे जादू टोने और इस तरह के देवरों पर ले जाकर और इस तरह की बीमारियों को सही कर देने की बात करते हैं। उनमें आपका क्या कहना है, कहाँ तक वो सही हैं, गलत हैं? और दूसरी, चूंकि आप भी चिकित्सक हैं, तो आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है लोगों को जागरूक करने के संबंध में? देखिए, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सही हैं, और मेजॉरिटी जो पेशेंट्स होते हैं वो हमारे पास जितने मेजॉरिटी पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली जो इन रिमोट एरिया से आते हैं, वो ऑलरेडी इन सब जादू टोना एंड कंप्लीट होके जब उनका कुछ नहीं हो पाता, जब वो एंड स्टेज में पहुंच जाते हैं, तब हमारे पास आते हैं। तो आपको आंसर आपका आई थिंक मिल गया है कि उससे डिजीज़ बढ़ती है, उससे पेशेंट उस स्टेज तक पहुंच जाता है जहां पे 100% उसको रिवर्स कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। डॉक्टर राठौड़, प्रोस्टेट और पथरी चूँकि यूरोलॉजी में सबसे जो सामान्य बीमारियां 90% तक बीमारियां वो यही दोनों होती हैं, क्या सही टाइम होता है इनके ऑपरेशन के लिए, ताकि एक आम आदमी जो है ज़्यादा गंभीर और इनसे ग्रसित ना हो और सही टाइम पर ऑपरेशन हो जाए? देखिए, प्रोस्टेट की बात की जाए तो प्रोस्टेट में हमेशा ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोस्टेट में जो ऑपरेशन के इंडिकेशंस हैं वो ये हैं कि अगर पेशेंट्स को लोअर यूरिनेटेड सिम्टम्स, जो कि मैंने बताया कि बार बार पेशाब लगना, पेशाब की स्पीड का कम हो जाना, कंप्लीट पेशाब नहीं होना, ये सब प्रॉब्लम्स हो रही है, तो हम इनिशियली उनको मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। अगर मेडिसिन से उनको अच्छा रिलीफ हो जाता है, फ्लो रिवर्स हो जाता है, और वो अगर सेटिस्फाइड हैं, तो हम उनको कंटिन्यू मेडिसिन भी रखते हैं। इन बिटवीन हम कई बार गैप देते हैं, बट अगर गैप के बाद फिर से सिम्टोमेटिक होते हैं तो हम उनको मेडिसिन ही कंटिन्यू करते हैं। पर कुछ कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनमें सर्जरी का बहुत बड़ा रोल है। नंबर 1 ये है कि पेशाब का पूरी तरह से बंद हो जाना, बार बार पूरी तरह से पेशाब बंद हो जाता है, चाहे वो मेडिसिन ले रहे हैं उसके बावजूद भी, तो उनको सर्जरी कराना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है सर्जरी कराना। सेकंड, प्रोस्टेट की वजह से पेशाब में खून आना, प्रोस्टेट की वजह से पथरी का बनना, बार बार इन्फेक्शन का होना, या प्रोस्टेट की वजह से किडनी के फंक्शन पे इफेक्ट आना, जैसे कि दोनों तरफ की किडनी का फूल जाना और उनका प्रॉपरली काम नहीं करना, सीरम क्रिएटिनिन उनका बढ़ जाता है। तो इन सब जो ये सब अवस्थाएं हैं, इनमें ऑपरेशन ही ट्रीटमेंट है। और जब जहाँ तक पथरी की बात की जाए तो छोटी जो पथरी होती है, जैसे लेस देन 6 mm साइज़ की जो पथरी होती है, और अगर वो 1-2 बार पेन हुआ और अगर वो स्मूथली निकल जाती है, तो हम उनके लिए भी कुछ मेडिसिन होती है वो फॉर टाइम में देते हैं, उनको स्टोन एक्सपल्सिव थेरेपी कहते हैं। उसमें भी कई लोग
कुछ फ्लूइड पीना या फ्लूइड चढ़ा देना और वो सब कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये सब नहीं करना चाहिए। कुछ मेडिसिन होती हैं उनसे पथरी निकलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर पथरी यूरिन के रास्ते में कहीं भी अटक जाती है, चाहे वो किडनी के लेवल पे हो या फिर यूरेटर में कहीं भी अटक जाती है, और उसकी वजह से अगर किडनी फूल रही है, जो कि सोनोग्राफी में बहुत इजीली डिटेक्ट हो जाता है, तो उनको ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, उनको पथरी निकलवा लेना चाहिए। और लार्ज साइज़ के स्टोन होते हैं, जैसे कि मोर देन 1 सेंटीमीटर साइज़ का स्टोन यूरेटर में है या फिर वो किडनी में है, तो उनको सर्जरी ही मैं एडवाइस दूंगा, ताकि जल्दी से जल्दी सर्जरी कराएं, ताकि किडनी का फंक्शन अफेक्ट नहीं हो। डॉक्टर राठौड़, यूरोलॉजी की बहुत सारी बीमारियां हैं जो यूरोलॉजी में कवर होती हैं, लेकिन अमूमन बीमारियां ना हो, लोग यूरोलॉजी की इन बीमारियों से ग्रसित ना हो, उसके लिए किस तरह का आप मैसेज देना चाहेंगे? स्टोन ना बने, पथरी एक बार अगर किसी के हो भी गई तो फिर से पथरी नहीं हो, इसके लिए 2-3 चीज़ों का हमको ध्यान रखना होगा। नंबर 1 मैंने डिस्कस किया कि आप इतना पानी पीजिए कि एटलीस्ट 2 लीटर यूरिन हो या यूरिन का कलर आपका पानी जैसा हो। नंबर 2, आप खाने में सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करिए, नमक को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए, और नॉन वेजिटेरियन है तो आपको मटन रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, मटन नहीं लेना चाहिए। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स हैं, इन 3 चीज़ों को अगर मेजर ध्यान रखा जाए तो मोर देन 60-70% चांसेज हैं उनको फिर से पथरी नहीं होगी। इसके अलावा कुछ और पथरी होती है, जैसे कि यूरिक एसिड स्टोन, जो नॉन वेज ज़्यादा खाने वाले लोगों में होती है, या फिर कुछ कंजेनाइटल डिफेक्ट होते हैं जैसे सिस्टीन स्टोन्स। तो जब भी पथरी निकलती है शरीर से तो हम उसको जांच के लिए भेजते हैं। उस जांच में जिस तरह के रिजल्ट्स आते हैं उसके हिसाब से हम उनको प्रिवेंशंस देते हैं। बाकी मुख्य हमारे जो इस एरिया की बात की जाए, स्पेशली राजस्थान की बात की जाए, तो डिहाइड्रेशन जो है, फ्लूइड का बॉडी में कम फ्लूइड लेना और ज़्यादा लॉस होना, यही मुख्य कारण है। तो अगर इसको हम सुधार लें और सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट कर दें तो मोर देन 60% चांसेस है कि फिर से उनको पथरी होने के चांसेस नहीं होंगे। डॉक्टर राठौड़, यूरोलॉजी से रिलेटेड बीमारियों के बारे में आपने हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के यूरोलॉजी विभाग के डॉक्टर हनुवंत सिंह राठौड़, जिन्होंने हमारे दर्शकों तक यूरोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर से एक नई शख्सियत के साथ फिर से रूबरू होंगे, तब तक दीजिए हमारे पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।